Continuing our section, a growing middle class envisages an end to privileges. Now we were over here on the second paragraph. We have to start from, in addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. अब जो मिडिल क्लास थी वो थोड़ी सी वेल्दी होती जा रही थी बाय ट्रेड, और इस एस्टेट में वो भी आते थे प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, वो भी पढ़े लिखे होते थे। और अब इन पढ़े लिखो एजुकेटेड और अ लिटिल बिट ऑफ वेल्दी दिस मिडिल क्लास, उनको समझ में आ गया कि जो जितने भी प्रिविलेजेस हैं वो बाय बर्थ नहीं मिलने चाहिए, और there should be no distinction between classes. Rather, a person's social position must depend upon its merit. मतलब हमारे मेरिट पे, हमारी कैपेबिलिटी पे चीज़ डिपेंड करनी चाहिए, ना कि हमारे बर्थ पर. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. अब जितने भी ये आइडियाज़ हैं फ्रीडम के, इक्वालिटी के, ये सब और फॉरवर्ड और उनके मन में आते जा रहे थे बिकॉज ऑफ फिलोसोफर्स सच एज जॉन एंड जीन. नाउ इन हिज द two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of its monarch. अब जो इसमें इन हिज टू treatises of government, जो उसका एक फिलोसोफर वर्क था, उसमें उसने करा है कि मतलब जितने भी ईविल, जितना भी बुरा साइड है ऑफ द मोनार्की, उसने वो शो करा है. Rousseau carried out the idea forward, proposing a form of government based upon social contract between people and their representatives. अब the French Revolution से पहले there was no or little bit of मतलब there was no such as precedent, an example for setting up an government. सो ये जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने प्रपोज करा कि ऐसी हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए. सो रसो ने प्रपोज करा था कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपने उसके रिप्रेजेंटेटिव्स और उसके पीपल में, कि पीपल इलेक्ट करेंगे, एक उसने वो प्रपोज करा था. नाउ इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, executive and the judiciary. अब जो मॉन्टेस्क्यू था उसने एक अपना फिलोसोफर वर्क द स्पिरिट ऑफ द लॉज में उसने लिखा कि गवर्नमेंट, अभी तक तो हमारी मोनार्की में सिर्फ एक ही के हाथ में पूरा गवर्नमेंट का वो होता था, बट नाउ ही प्रपोज दैट एक गवर्नमेंट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. ये हमारी कंट्री में भी है. सो नाउ दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द USA आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. सो देख रहे हो कि दिस मॉडल वॉज सो एफिशिएंट, कितना ज़रूरी था कि वो USA में भी इम्प्लाई हो गया था. एंड the American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. So जो American Constitution है वो political thinkers of France का ही एक वो है. Now the ideas of these philosophers were discussed extensively in salons and coffee houses and spread among the people through books and papers. They were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes
to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. Now जितना भी ये फिलोसोफर वर्क है वो पीपल को अट्रैक्ट करा, उन लोग ने इसके बारे में बातें करना चालू कर दिया था. पहले तो सोशल मीडिया होता नहीं था दैट यू कैन फॉरवर्ड एंड एवरीवन विल नो अबाउट इट. थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने फैलाया था ये आइडिया, क्योंकि दिस आइडिया वाज गुड. दिस आइडिया वाज अ लाइफ चेंजिंग, अ नेशन चेंजिंग स्टेप. सो वो लोग बात करते थे इसके बारे में छोटी छोटी कॉफ़ी हाउसेस में, सलोन्स में. फिर ये आइडियाज़ बुक्स और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होने लग गए, और जो लोग पढ़ नहीं पाते थे उन लोग के लिए ये रीड करा जाता था. और जैसे ही ये रूमर आई, ये न्यूज़ आई कि द लुइस द 16th उसने और टैक्सेस लगाने का सोचा है, तो ये तो एंगर और प्रोटेस्ट कॉमनर्स के बीच में ले आया था. Now first let us take a look at some important dates. It's basically years. In 1774, Louis XVI became the King of France, faces an empty treasury and growing discontent with the society of the old regime. अब इसमें शॉर्ट में आपको एक आइडिया दिया जाएगा. अब then we come to 1789. Convocation of Estates General, Third Estate forms National Assembly, the Bastille is stormed, peasants revolt on the countryside. इसी से ही started. अब इसमें बता रहे कि जो थर्ड एस्टेट था उसने एक नेशनल असेंबली बनाई थी. एंड इन 1791 a constitution is framed to limit the powers of the king and to guarantee basic rights to human beings. अब देख रहे हो 1789 में प्रपोज करा गया था कि ये ऐसा कुछ करा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाई जाएगी जिससे जो मोनार्क की, जो किंग की जो पावर्स हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएं, लिमिट कर दी जाए, वो मिसयूज़ ना कर पाए अपनी पावर्स को. बट उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल लगे थे. सो 1789 में नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी. 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गई थी टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग एंड गारंटी बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बींग्स. बेसिक राइट्स कि सबको एक इक्वल वो मिले, यू नो, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, एवरीवन इज़ इक्वल, नो privileges by birth. Now 1792 to 1793 France becomes a republic. The king is beheaded. Overthrow of the Jacobin Republic. A directory rules France. Now 1792 to 1793 is a very big change as France becomes a republic. The king is beheaded and overthrow of the Jacobin club. Now the Jacobin clubs were democratic clubs. वो पेरिस में इस्टेब्लिश हुए थे. They were radical, ruthless and political groups formed in the wake of the French Revolution. Now in 1804 Napoleon becomes Emperor of France, annexes large parts of Europe. Now नेपोलियन ने काफ़ी फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स में उसने पार्ट लिया था. एंड उसने अपनी पोजीशन आफ्टर द 1790s उसकी पोजीशन बढ़ती ही गई थी. एंड व्हेन एक बैटल थी इन 1804 ही क्राउंड हिमसेल्फ द एम्परर. उसने अपने आप ही कोई किंग बना लिया था वहाँ का. एंड नेपोलियन वॉज द ग्रेटेस्ट फ्रेंच मिलिट्री लीडर. उसने जो कोड उसने वो करा था दैट वाज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. एंड इन दी फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा था. एंड नेपोलियन ने बहुत बड़ा एक वो बनाया था अपना किंगडम, यू कैन से. उसने बहुत सारे पार्ट्स एनेक्स करे थे, बहुत लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप, स्विट्ज़रलैंड, एवरीथिंग. उसने बहुत कुछ एनेक्स करा था.
और उसने अपना रेन 10 साल तक, एक डेकेड तक अप्रॉक्सीमेटली चलाया था. Now in 1815 Napoleon was defeated at Waterloo. Now Napoleon was defeated at Waterloo, the Battle of Waterloo. Now coming back to the outbreak of the revolution. Now every revolution when it turns, जब भी वो एक rigorous मोड़ लेता है तब there is an outbreak. Now Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous section. Now हम लोग ने previous section में देखा कि लुइस XVI के पास एम्प्टी ट्रेजरी थी, तो उसको अपने टैक्सेस बढ़ाने थे और उसको अपना खर्चा पानी भी चलाना था, इसलिए उसको टैक्स बढ़ाने थे. Now how do you think he could have gone about doing this? In France, the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. अब ओल्ड रिजीम में भी जब वो टैक्सेस करता था तब वो अकेले टैक्स का डिसीजन नहीं ले पाता था, उसको एक मीटिंग बुलानी होती थी, दी कॉल दी एस्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्सेस. अब एस्टेट जनरल में रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे तीनों एस्टेट से, द फर्स्ट एस्टेट, द सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट से. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done in 1614. Oh my god, that is a very purana time. Now, on 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estates General to pass proposals for new taxes. अब उसने एक असेंबली को कॉल करा कि वो न्यू टैक्सेस अपने प्रपोज कर सके, और जो असेंबली है, एस्टेट जनरल है, वो उसको पास कर दे. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. Now बहुत सारे members थे. The first and the second estate sent 300 representatives each. फर्स्ट और सेकंड एस्टेट ने 300 आदमी, मतलब फर्स्ट एस्टेट से 300 आदमी एंड सेकंड एस्टेट से 300 आदमी. एंड दीज वर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स. मतलब अगर लेफ्ट साइड पे फर्स्ट एस्टेट के बैठे हैं तो राइट साइड पे सेकंड एस्टेट के बैठे हैं फेसिंग ईच अदर. While the 600 members of the third estate had to stand at the back. Now you can see the discrimination. फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो representatives थे उनको बैठा दिया गया था, while the 600 they were supposed to stand at the back. The third estate was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. Now जितने भी peasants, artisans और women थे उनको अंदर ही नहीं आने दिया गया था. However, their grievances and demands were listed in some 4,000 letters which the representatives had brought with them. Now you can see that in 4,000 letters which the representatives have brought with them, कि कितना एंगर और कितना वो बदला का भावना भरा होगा, और कितना किंग ने टैक्सेस पे करने के लिए उनको मजबूर करा होगा. Now the voting in the estate general in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. मतलब 300 लोगों को एक वोट करना था, और 300 तो फर्स्ट एस्टेट के हो गए, 600 तो थर्ड एस्टेट के होंगे, और उनको भी वन वोट करना था. So this time too Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the third estate demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member have one vote. Now the third estate उसने ये प्रपोज करा कि
जो ऐसे तो असेंबली 3 हिस्सों में बटी हुई थी अकॉर्डिंग टू द एस्टेट्स, बट द थर्ड एस्टेट प्रपोज दैट एक जो ये असेंबली है वो एक असेंबली एक की तरह मानी जाए, ना कि 3 हिस्सों की तरह, कि हर एक इंसान को अपना वोट डालने का हक हो. ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट एंड जो असेंबली का वो होगा डिसीजन वो एक एज अ होल माना जाएगा. Now this was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. अब ये भी एक आइडिया था एक फिलोसोफर का, लाइक रसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ना अब हम लोग देख सकते हैं कि फिलोसोफर्स का कितना बड़ा रोल था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इटसेल्फ. When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. जब उनकी ये बात नहीं सुनी गई, जब किंग ने मना कर दिया तो वो उठ के वहाँ से चले गए. Now the representatives of the third estate viewed themselves as spokesmen for the French nation. और जितने भी थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपने आप को एक स्पोक्स पर्सन की तरह देखा फॉर द होल नेशन, एज होल नेशन इज मेनली पॉपुलेशन थर्ड एस्टेट की थी. मेनली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसने करा था दैट वाज द थर्ड एस्टेट. On 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court on the grounds of Versailles. अब ना वर्सेलिस कंट्री साइड है पेरिस की, मतलब पेरिस के पास ही जो कंट्री साइड है उस जगह का नाम इज़ वर्सेलिस. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Abbe Sieyès. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. Now, on June 20th, वो एक टेनिस कोर्ट में असेंबल हुए वर्सेलिस में. एंड द थर्ड एस्टेट, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली. और उन लोग ने स्वोर करा था कि वो तब तक जाएंगे नहीं, मतलब तब तक ये असेंबली रहेगी जब तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना दी फॉर फ्रांस जो लिमिट करेगी पावर्स ऑफ द मोनार्क. और ये लीड किसने करा था? मिराबियो एंड एब सियस ने. नाउ मिराबियो वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली, बट उसको ये लगा कि उसका ये फ़र्ज़ है दैट ही हैड द राइट to do away with the society of feudal privilege. Then in this picture it is shown the tennis court oath preparing sketch for a large painting by Jacques Louis David. The painting was intended to be hung in the National Assembly. Now, Abbe Sieyès, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate? Now, while the National Assembly was busy at Versailles drafting the constitution, the rest of the France seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest, the price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. अब जब नेशनल असेंबली बन रही थी वर्सेलिस में, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसी समय एक सीवियर विंटर आया था जिसकी वजह से बैड हार्वेस्ट हुई थी. अब बैड हार्वेस्ट से प्राइस ऑफ ब्रेड के देयर वाज अ हाइक इन प्राइसेस ऑफ ब्रेड. अब जब प्राइस बढ़ गए थे ब्रेड के, तब बेकर्स ने भी क्या करा, बेकर्स ने अपने पास सामान रोक के रख लिया. अब जब वो सामान और रोक के रख लेंगे उसकी डिमांड और बढ़ेगी और प्राइस और बढ़ेगा,
तो पुअर तो खरीद ही नहीं पाएंगे. द थर्ड एस्टेट, द लोअर सेक्शन ऑफ द थर्ड एस्टेट तो और भी नहीं खरीद पाएगा. Now, after spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. Now, अब बहुत लड़ाई हो रही थी फॉर ब्रेड्स, और जितने भी एंग्री वुमेन और ट्रूप वो थे, दे वेंट इनटू द शॉप्स, और इसीलिए किंग ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर करा कि वो पेरिस के अंदर जाएं. Now on 14th July, the agitated crowd stormed and destroyed into Bastille. Now ये rumor थी कि the king had ordered the troops to fire at them. But किंग ने भी इसलिए ऑर्डर करा था अपने ट्रूप्स को सिटी के अंदर जाने के, बिकॉज ऑफ द प्राइस, जो लड़ाई हो रही थी फॉर द फूड. और इसी दिन क्राउड ने बैस्टिल को डिस्ट्रॉय करा था. Now in the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chatwicks. Now, what is the meaning of Chatwicks? Let's see in the new words. Castle or stately residence belonging to a king or a nobleman. Manor, an estate consisting of the lords and the lord's lands and his mansions. Now let's still keep a still bat still over till here. We will do the next in the next class. So I will give you worksheet for the same. So please go through all of this once again, and काफ़ी अच्छा होगा कि अगर आप स्टार्टिंग से एक बार फिर से देखें. So do the worksheets properly, and if any doubt you can ask me in the group.